आपको सबसे पहले तो पढ़नी चाहिए द मैनेजमेंट का इनिशियली कमेंट्री होता है इन द एनुअल रिपोर्ट टॉकिंग अबाउट द ईयर गॉन बाय। फिर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन में वो बात करते हैं इंडस्ट्री ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स, ग्रोथ प्लान्स क्या हैं वो पढ़िए। बैलेंस शीट कैश फ्लो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बुल मार्केट में हमेशा इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, लेकिन जो असली वैल्यू है फ्रॉम एन एनुअल रिपोर्ट वो आपको मिलती है बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो देखकर। एक तो पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ही आपके फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फंड होंगे। दूसरी बात, कंपनी अगर कंपनी लेंडिंग कंपनी नहीं है तो उसके बैलेंस शीट में डेट, उधारी काफ़ी कम होनी चाहिए। प्रमोटर जो मेन ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड द कंपनी, उसका स्टेक काफ़ी हाई होना चाहिए, बिकॉज जिन कंपनीज में पब्लिक फ्लोट बहुत हाई रहता है, दैट पब्लिक फ्लोट एक्ट्स एज अ हिंड्रेंस फॉर गेटिंग हाई वैल्यूएशंस। आपको बहुत ही टाइट कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए कि फ्लोट काफ़ी कम हो मार्केट में, इनसाइडर ओनरशिप बहुत हाई हो, और जो बैलेंस पब्लिक फ्लोट हो वो इंस्टीट्यूशनली हेल्ड हो। तो आपको वो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझना चाहिए। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में मोर्टालिटी रेट या रिस्क ऑफ फेलियर बहुत बहुत हाई रहता है। बहुत ही लो प्रतिशत, लो परसेंटेज ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप इवेंचुअली मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स बनते हैं रिस्पेक्टिवली। सो आपको ये ध्यान रखना है जब आप स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करें कि वो बिजनेस अपने सेक्टर में, इवन तो मार्केट कैप स्मॉल कैप या मिड कैप साइज का हो, लेकिन वो अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर हो। और वो क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि कंपटीशन एक्ट्स एज फ्रिक्शन फॉर वैल्यू क्रिएशन। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही वेल्थ क्रिएशन में प्रॉब्लम्स होंगी फ्यूचर में। तो आपको कंप्लीट सप्लाई साइड डोमिनेंस ढूंढना है। सप्लाई साइड डोमिनेंस मतलब कि वो इंडस्ट्री में ये सेक्टर लीडर के बाद नंबर 2 प्लेयर कौन है, ये सोचने में आपको डिफिकल्टी होनी चाहिए। ब्रांड रिकॉल ऑफ द सेक्टर लीडर शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि कॉम्पिटिटर का नाम ही दिमाग में रजिस्टर्ड नहीं हो। ये जो मार्केट शेयर कैप्चर है ओवर टाइम आफ्टर एवरी क्राइसिस, दैट्स अ सोर्स ऑफ ग्रेट वैल्यू क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर्स ओवर टाइम। तो इसलिए ये कंपनी काफ़ी स्मॉल कैप स्टेज में है, लेकिन रनवे फॉर ग्रोथ काफ़ी लंबा है, क्योंकि एज इंडिया ट्रांजिशंस फ्रॉम अ लो पर कैपिटा इनकम कंट्री टू अ मिडिल इनकम पर कैपिटा कंट्री, तो एस्पिरेशनल कंजम्पशन ओवर टाइम बढ़ता जाएगा और उससे डायरेक्टली इस कंपनी को फायदा होगा। उनके लिए म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट बेट एनी डे। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एवर इन्वेंटेड फॉर द आम आदमी और फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। स्मॉल कैप या मिड कैप स्टेज में आइडेंटिफाई कर लें विथ sectoral leadership or supply side dominance, very driven promoters, and over time ऐसे promoters की खासियत ये है नीरज कि they keep pivoting into adjacent areas, they keep finding newer sources of value creation, and and ये जो DNA growth DNA है इन promoters का, एक एक्सेल स्प्रेडशीट में आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, स्पेशली फ्रॉम द यूएस जेनेरिक साइड। लेकिन टेक्सटाइल्स, आईटी एंड अदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स लाइक केमिकल्स, यहाँ पे आपको निवेश के मौके मिल सकते हैं। लेकिन अभी भी वैल्यूएशन स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में महंगे हैं, तो आप ये इनमें टाइम करेक्शन आप देख सकते हैं, और आपको काफ़ी समय मिलेगा टू बिल्ड अप decent position size in this particular industry. Rear view mirror, it's always about looking through the windshield, right? So आपको देखना है कि फ्यूचर ट्रेजेक्टरी कैसी है। और इन्वेस्टिंग is future investing, a probabilistic bet on what lies ahead. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। आज के जो गेस्ट है वो हमारे इस शो में दूसरी बार फीचर हो रहे हैं, और हो भी क्यों ना, उनसे सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। वो एक राइटर है, इन्वेस्टर हैं और फाउंडर हैं। मैं बात कर रहा हूँ गौतम बैच जी की। गौतम जी स्टेलर वेल्थ पार्टनर के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर हैं, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म है। गौतम जी स्टेलर वेल्थ के इंडियन फंड्स के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए स्टेलर वेल्थ स्मॉल कैप को भी मैनेज करते हैं, और वो स्टेलर वेल्थ पीएमएस में इक्विटी एडवाइजर भी हैं। गौतम जी कोलकाता में बॉर्न हुए और उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी वहां से की। उन्होंने बीकॉम ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया, उन्होंने डबल मास्टर्स इन फाइनेंस किया है, एक बार एमएस फ्रॉम आईबीएस हैदराबाद और फिर निर्मा यूनिवर्सिटी से एमबीए इन फाइनेंस की डिग्री भी हासिल की है, और 2013 में सीएफए चार्टर होल्डर बने और सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए के मेंबर बने। गौतम जी ने फाउंडर बनने से पहले कई बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है, जैसे कि सिटी ग्रुप, डॉइचे बैंक और समिट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स।
गौतम जी ने एक बुक द जॉय ऑफ कंपाउंडिंग भी लिखी है, जो इंटरनेशनली एक बेस्ट सेलिंग बुक है। इसके साथ प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया के जरिए गौतम जी के व्यूज और ओपिनियन कई जगह पे पब्लिश भी हुए हैं और उनको 2018 और 2019 में मॉर्निंग स्टार की लर्न फ्रॉम द मास्टर सीरीज में भी प्रोफाइल किया गया था। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि आज के सेशन में आपको कितनी वैल्यू मिलने वाली है, तो बिल्कुल भी आपको इंतजार नहीं कराऊंगा और जल्दी से अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए, पानी की बॉटल ले लीजिए और शुरू करते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ विद मिस्टर गौतम बैद। गौतम सर, वेलकम टू दी शो वंस अगेन। कैसे हैं आप? बढ़िया नीरज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। राइट सर, सबसे पहले तो मैं जब फर्स्ट आपकी वीडियो ऑन हुई तो मैंने देखा कि बर्कशायर हैथवे जो है आपकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो एज अ स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट मैं जानना चाहूँगा कि ये कैसे मिलेगी, ये जैकेट, ये टी शर्ट जो है कैसे मिलती है? तो ये बर्कशायर हैथवे के एनुअल मीटिंग में हर साल उनका काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन हॉल में उनके सारे बिजनेसेस के स्टॉल्स होते हैं, तो उनमें से एक कंपनी थी ओरिएंटल ट्रेडिंग, वहाँ से इस साल ये स्वेटशर्ट खरीदी थी मैंने। ओके, दैट्स ग्रेट। सर, आज हम बातचीत कर रहे हैं 14 अगस्त को और आज मैं तो पर्टिकुलरली ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, झुनझुनवाला साहब से कोई विजडम आपको मिला हो या कोई बात आपको लगता हो जो उनकी बहुत अच्छी थी इन्वेस्टिंग को लेके, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। सबसे बड़ी सीख राकेश जी ने हम सबको ये सिखाई कि बी बुलिश ऑन इंडिया। द बिग मेगा ट्रेंड, जो सबसे बड़ा ट्रेंड है वो है इंडिया इटसेल्फ। तो आप इंडिया में, इंडिया के इकोसिस्टम में उनके एंटरप्रेन्योर्स पे भरोसा रखिए और लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहिए। आपके अच्छे खासे पैसे बनने ही बनने हैं, प्रोवाइडेड आप अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जो काफ़ी स्केलेबल हो और जिनका ग्रोथ रनवे काफ़ी लंबा हो। राइट, तो इंडिया में बुलिश रहना है और अच्छे बिजनेसेस के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना है। ग्रेट, तो इसी से मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। आज अगर हम देखें, पिछले एक हफ्ते में अगर हम देखें तो मार्केट मुझे लगता है कि एक डाउन ट्रेंड दिखा रही है, राइट? तो इस समय ये अच्छा एक एंट्री ऑप्शन बन रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, या अभी भी आपको लगता है कि वैल्यूएशंस हायर साइड पे हैं और अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? नहीं, पिछले एक हफ्ते में जो भी करेक्शन आया है वो निफ्टी और सेंसेक्स में आए हैं। अगर आप ध्यान से देखें स्मॉल कैप मिड कैप में तो अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। एंड कोई भी नया मल्टी ईयर बुल मार्केट ऐसे ही शुरुआत होता है। सो हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था CNBC में, जिसमें मैंने बात किया था अबाउट 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनी मल्टी ईयर बुल मार्केट। सो अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक जो मार्केट था वो मल्टी ईयर बुल मार्केट नहीं था, वो दैट वाज अ वन वे रैली, बट यू कैन नॉट कॉल दैट अ मल्टी ईयर बुल मार्केट। सो एक मल्टी ईयर बुल मार्केट के लिए जो 4-5 साल चले, आपको 2 वाइटल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। नंबर 1, बैंकिंग सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ शुड बी वेरी रोबस्ट, एंड दूसरी बात, रिवाइवल ऑफ द केपेक्स साइकिल। ये 2 चीज़ें जब साथ में फायर करती हैं तब आपको मल्टी ईयर बुल मार्केट मिलता है। ये 2003 से 2007 के बीच में हुआ था, 2014 से 2017 के बीच में भी हमें मल्टी ईयर बुल मार्केट मिला था। और ये 3 स्टेजेस क्या हैं? स्टेज 1 में स्टॉक्स अक्रॉस सेक्टर्स अक्रॉस द बोर्ड गेट रीवैल्यूड बैक टू फेयर वैल्यूएशन, एंड स्टेज 1 में सेक्टर रोटेशन इज हैपनिंग फास्ट एंड फ्यूरियस। तो अगर आप देखें इंडियन मार्केट में भी अभी सेक्टर रोटेशन बहुत तेजी से हो रहा है। कभी मिड कैप IT, कभी सीमेंट, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, कभी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कभी माइक्रो फाइनेंस, अलग अलग इंडस्ट्रीज में सेक्टर रोटेशन हो रहा है। क्योंकि स्टेज 1 में मार्केट ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इस नए बुल मार्केट का सेक्टोरल लीडर कौन होगा। आपको सेक्टोरल लीडरशिप एस्टैब्लिश करनी है, वो एस्टैब्लिश होती है स्टेज 2 में। सो स्टेज 2 में यू हैव अ नैरो एंड सिलेक्टिव रैली इन विच स्टॉक्स विद good fundamentals and earnings growth visibility do very well, and by the end of stage 2 sectoral leadership establish हो जाती है। and finally stage 3, इस stage में जो sectoral leaders हैं they go parabolic and their valuations reach absolutely high levels, and also you have many junk stocks, SME stocks, micro caps, deep cyclicals, commodities, all of them go vertical, and that is how the bull market comes to an end. तो ये same pattern play out हुआ था 2003 से 2007 के बीच में। So 2003 में stage 1 हुआ था, 2004 और 5 में stage 2 था। stage 2 में volatility भी अच्छी खासी रहती है और आपको अच्छे खासे interim corrections भी मिलते हैं। and stage 3 2006 और 7 में हुआ था। और अगर आप 2014 से 2017 का बुल मार्केट देखें, 2014 में stage 1, 2015-16 में stage 2 एंड 2017 में stage 3, एंड देन फाइनली
बुल मार्केट खत्म हो गया था और फिर हमें बहुत बड़ा ब्रूटल बेयर मार्केट मिला जो जनवरी 2018 से लेकर मार्च 2020 तक चला। तो अभी हम लोग स्टेज 1 में ही हैं। तो एंड स्टेज 1 में डिसबिलीव स्केप्टिसिज्म बहुत हाई रहता है क्योंकि मोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर क्लाउडेड बाय रीसेंसी बायस। तो क्योंकि हाल ही में ही कुछ महीने पहले ही बेयर मार्केट खत्म हुआ होता है तो उनके दिमाग में अभी भी फ्रेश मेमोरीज रहती हैं बेयर मार्केट की। तो उनको लगता है कि ये बस एक बेयर मार्केट रैली है, लेकिन एक्चुअली में बुल मार्केट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। वाह, तो ये तो बड़ा आपने बुलिश कर दिया है अपने पहले ही डिस्कशन में। सर, ये सारी बातें एक आम इंसान सुनता है, बड़ा खुश होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि एक्शन पॉइंट्स क्या हैं एक आम इंसान के लिए इस समय जो इंडिया में बैठा हुआ है और एक अच्छा एज ब्रैकेट में आपके लिए लेता हूँ, 25 से 45 साल के बीच का व्यक्ति है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस समय, और वो शायद फर्स्ट टाइम आपकी और मेरी वीडियो देख रहा है और उसको लग रहा है कि यार ओके, इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट नाउ, व्हाट टू डू, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? देखिए, कोई भी आम निवेशक को एक एवोल्यूशन से गुजरना पड़ता है। तो आप पहले शुरुआत कीजिए विद बेसिक इंडेक्स फंड्स। वो लो कॉस्ट होते हैं और आपको नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, इन लाइन विद नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे ओवर द लॉन्ग रन। फिर आप माइग्रेट कीजिए टू एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद आप माइग्रेट कर सकते हैं टू स्मॉल केस एंड देन फाइनली यू कैन माइग्रेट टू अ पीएमएस और अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। और इस दौरान अगर आप खुद सीख लिए कि अच्छे इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, अच्छा निवेश कैसे करते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करता हूं, मैं कह रहा हूं कि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि स्टॉक्स तो बदलते रहेंगे, क्योंकि कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे या स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएंगे, तो पोर्टफोलियो चर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट बॉटम में खरीद नहीं सकता और कोई भी एग्जैक्ट टॉप में बेच नहीं सकता। तो आपको ये अप्स एंड डाउन दैट दे आर पार्ट ऑफ द जर्नी, आपको उन्हें समझना पड़ेगा एज द फीस टू बी पेड फॉर सुपीरियर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स फ्रॉम इक्विटीज। दैट इज व्हाट वॉलेटिलिटी बेसिकली इज। राइट, सो आप ये कह रहे हैं कि अभी अगर आप जस्ट अभी शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्ट आप एक सिंपल प्रोडक्ट से कीजिए जिसका नाम आपने बताया इंडेक्स फंड है, जहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा, अंडरस्टैंडिंग आपको कंपैरेटिवली बहुत ही कम चाहिए इंडेक्स फंड के लिए। देन ग्रेजुअली शुड वी मूव टू द एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, या फिर डायरेक्टली हम लोग डायरेक्ट स्टॉक्स पे आ जाएं? आपको जैसे ही लगे कि आपकी अच्छी कैपेबिलिटी एक्सपर्टीज हो गई है टू रीड एनुअल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, एंड यू कैन ऑल्सो रीड बिटवीन द लाइन्स इन कॉन्फ्रेंस कॉल्स फ्रॉम मैनेजमेंट्स। एक बार आप में ये एबिलिटी डेवलप हो जाए, फिर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सर, मैं चाहूँगा कि एनुअल रिपोर्ट से आप एक दो एग्जांपल्स दें कि क्या क्या बेसिक चीज़ें जो है आज मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करता हूँ तो कोई 5 चीज़ें आप बताएं जो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो खोल के देख सके और तुरंत वो कनेक्ट कर सके हमारी वीडियो के साथ। ओके, गौतम सर ने ये बात बोली थी और ये बात मैं अभी देख रहा हूँ, वाओ, मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। एनुअल रिपोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनी कंपनी। आपको सबसे पहले तो पढ़नी चाहिए, द मैनेजमेंट का इनिशियली कमेंट्री होता है इन द एनुअल रिपोर्ट टॉकिंग अबाउट द ईयर गॉन बाय। फिर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन में वो बात करते हैं इंडस्ट्री ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स, ग्रोथ प्लान्स क्या हैं वो पढ़िए। बैलेंस शीट, कैश फ्लो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बुल मार्केट में हमेशा इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, लेकिन जो असली वैल्यू है फ्रॉम एन एनुअल रिपोर्ट वो आपको मिलती है बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो देखकर। बिकॉज कोई भी बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू या सही वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज, एंड फ्यूचर कैश फ्लोज आपको समझ में आएंगे फ्रॉम रीडिंग द बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो वो बहुत बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर पढ़िए। उसके अलावा जो फुटनोट्स टू द अकाउंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसमें आपको पता चलेगा कि कोई बड़ी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है कि नहीं, अगर है तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है, चेक करना चाहिए। अब ऑडिटर का स्टेटमेंट पढ़िए, चेक फॉर एनी रेड फ्लैग्स इन ऑडिटर फीस। क्या ऑडिटर फीस रेवेन्यू ग्रोथ से भी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है? बिकॉज दैट्स अ रेड फ्लैग टू अ डीप डाइव इनटू। एंड इसके अलावा आपको कंपनी के पिछले 5 से 10 साल के फाइनेंशियल्स भी मिल जाएंगे, तो आपको एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड का अंदाज़ा भी हो जाएगा। और आपको ये करना चाहिए कि पिछले 5 साल के एनुअल रिपोर्ट्स खोलिए, मैनेजमेंट उन एनुअल रिपोर्ट्स में क्या बात कर रही है कि वो क्या करेंगे, और करेंटली आज के दिन क्या उन्होंने वो सब टारगेट्स अचीव किए कि नहीं किए, उससे उनका ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हो जाता है। एंड मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ दैट द बेस्ट प्रेडिक्टर
और फ्यूचर परफॉर्मेंस इज द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। तो अगर आप हमारा हमारा पीएमएस देखिए या हमारा इंडिया फंड देखिए, सारे बिजनेसेस वैसे हैं जहाँ पे अर्निंग्स और ट्रैक रिकॉर्ड आर ऑलरेडी ऑन द टेबल। तो हम फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ना ही हम ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन प्रोमिसेस कि फ्यूचर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम उन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, मार्केट एंड सेक्टोरल लीडरशिप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है इन बिजनेसेस की। वहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं व्हेन दे आर ऑफ अ स्मॉल कैप और मिड कैप स्टेज। क्योंकि अगर आप लार्ज कैप एंड मेगा कैप में इन्वेस्ट करेंगे एट 80-90 पी मल्टीपल्स फॉर 10% ग्रोथ, तो आपके वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। आपका परचेजिंग पावर तो प्रिजर्व हो जाएगा, लेकिन आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में जो कंपनीज 20 से 25% में ग्रोथ का प्रॉमिस रखती हैं, आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सर स्मॉल कैप मिड कैप एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस होता है। स्मॉल कैप मिड कैप चूज़ करना अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। उसमें तो जो आपने टर्म यूज़ किया था कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होता जाता है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को आप क्या स्टार्टिंग पॉइंट्स देंगे, वो स्मॉल कैप को कैसे सिलेक्ट करें? अपने कोई आपके पास चेकलिस्ट हो, कोई पैरामीटर्स हो जिनके अगेंस्ट हम स्मॉल कैप स्टॉक्स को रख के देख सकते हैं और फिर चूज़ कर सकते हैं? बहुत ही बेसिक चेकलिस्ट है, ये आप हर तरह के मार्केट कैप में अप्लाई कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ही आपके फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फंड होंगे। दूसरी बात, अगर कंपनी लेंडिंग कंपनी नहीं है तो उसके बैलेंस शीट में डेट, उधारी काफ़ी कम होनी चाहिए। प्रोमोटर जो मेन ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड द कंपनी, उसका स्टेक काफ़ी हाई होना चाहिए। बिकॉज जिन कंपनीज में पब्लिक फ्लोट बहुत हाई रहता है, दैट पब्लिक फ्लोट एक्ट्स एज अ हिंड्रेंस फॉर गेटिंग हाई वैल्यूएशंस। आपको बहुत ही टाइट कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए कि फ्लोट काफ़ी कम हो मार्केट में, इनसाइड ओनरशिप बहुत हाई हो, और जो बैलेंस पब्लिक फ्लोट हो वो इंस्टीट्यूशनली हेल्ड हो। तो आपको वो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझना चाहिए। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में मोर्टालिटी रेट या रिस्क ऑफ फेलियर बहुत बहुत हाई रहता है। बहुत ही लो परसेंटेज ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप इवेंचुअली मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स बनते हैं रिस्पेक्टिवली। सो आपको ये ध्यान रखना है जब आप स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करें कि वो बिजनेस अपने सेक्टर में, इवन तो मार्केट कैप स्मॉल कैप या मिड कैप साइज का हो, लेकिन वो अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर हो। और वो क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन एक्ट्स एज फ्रिक्शन फॉर वैल्यू क्रिएशन। जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा उतना ही वेल्थ क्रिएशन में प्रॉब्लम्स होंगी फ्यूचर में। तो आपको कंप्लीट सप्लाई साइड डोमिनेंस ढूंढना है। सप्लाई साइड डोमिनेंस मतलब कि वो इंडस्ट्री में ये सेक्टर लीडर के बाद नंबर 2 प्लेयर कौन है, ये सोचने में आपको डिफिकल्टी होनी चाहिए। ब्रांड रिकॉल ऑफ द सेक्टर लीडर शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि कॉम्पिटिटर का नाम ही दिमाग में रजिस्टर्ड नहीं हो। तो आप वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। सर कुछ आप एक भी अगर आप एग्जांपल देंगे ऐसा कुछ जिसमें आपने जो एक खासकर आपने जो लीडरशिप वाली बात बताई, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस उस पर थोड़ा सा होमवर्क कर पाएंगे और थोड़ा और अच्छे से सीख पाएंगे। तो मैं एक स्टॉक का नाम लेता हूँ, ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है और ये स्टॉक हम अपने पीएमएस या इंडिया फंड में होल्ड नहीं करते हैं। तो इंडिया में जब मैं वाइन की बात करूँ एज ए कैटेगरी, सबसे पहला नाम आपके मन में कौन सा आता है? विच कंपनी कम्स टू योर, विच ब्रांड ऑफ वाइन कम्स टू योर माइंड द फर्स्ट? सूला, राइट? मैं एग्जैक्टली मतलब मैं ऑल्दो मैं बिल्कुल भी अल्कोहल लेता नहीं, बट हाँ सुला ही आता है, वो थोड़ा बहुत जो दोस्तों के साथ सुना हुआ है बिल्कुल वही आता है। सो सूला वाइनयार्ड्स का 50 से 55% मार्केट शेयर है इन दी वाइन कैटेगरी इन इंडिया, एंड इसमें सप्लाई साइड डोमिनेंस मिल रहा है आपको। ये इंडस्ट्री काफ़ी मॉडरेट ग्रोथ देती है, लेकिन क्योंकि ये मार्केट लीडर्स अपने अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स और स्मॉलर प्लेयर्स से हर क्राइसिस के बाद मार्केट शेयर कैप्चर करते रहते हैं। ये जो मार्केट शेयर कैप्चर है ओवर टाइम आफ्टर एवरी क्राइसिस, दैट्स अ सोर्स ऑफ ग्रेट वैल्यू क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर्स ओवर टाइम। तो इसलिए ये कंपनी काफ़ी स्मॉल कैप स्टेज में है, लेकिन रनवे फॉर ग्रोथ काफ़ी लंबा है, क्योंकि एज इंडिया ट्रांजिशंस फ्रॉम अ लो पर कैपिटा इनकम कंट्री टू अ मिडिल इनकम पर कैपिटा कंट्री, तो एस्पिरेशनल कंजम्पशन ओवर टाइम बढ़ता जाएगा और उससे डायरेक्टली इस कंपनी को फायदा होगा। सो प्रीमियमाइजेशन एंड एस्पिरेशनल स्पेंडिंग एक बहुत लंबा मेगा ट्रेंड है, और अगर आपको बढ़िया कंज्यूमर ब्रांड्स मिल जाएं स्मॉल कैप मिड कैप स्टेज में, तो उनको आप लंबे समय के लिए होल्ड करके रखिए। आई थिंक अगर हम कुछ समय पीछे जाएं तो टाइटन एक ऐसा ब्रांड था जो कंज्यूमर स्पेस में था, एस्पिरेशनल था, और उसको लंबे समय के लिए जिसने होल्ड करके रखा, आई थिंक काफ़ी वेल्थ क्रिएट करी है उसने।
करेक्ट, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. सो आयशर मोटर्स का रॉयल एनफील्ड, सिम्फनी के सिम्फनी एयर कूलर्स, पेज इंडस्ट्रीज के जॉकी नेवेयर, जब ये लिस्ट हुए थे तो काफ़ी स्मॉल मार्केट कैप में थे, लेकिन जैसे जैसे इन प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन बढ़ती गई, इन स्टॉक्स ने मल्टी बैग रिटर्न्स दिया इन्वेस्टर्स को. अगेन ये स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, बट दीज आर जस्ट इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स. राइट, ये अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सर बात करते हैं पीएमएस की. तो आप दो डिफरेंट पीएमएस जो है वो देखते हैं कि कंप्लीट सर्कल और एक है स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स. क्या इन दोनों पीएमएस में जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है वो सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है तो कैसे डिफरेंट है? जो स्टाइल है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन की फ़र्क ये है कि जो स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड है जो मैं अमेरिका में चलाता हूँ, वो एक हेज फंड है. तो जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, हेज फंड इज अ पूल्ड अकाउंट. सो एक हेज फंड में सारे इन्वेस्टर्स का पैसा एक सिंगल डीमैट अकाउंट, एक सिंगल ब्रोकरेज अकाउंट में जाता है. लेकिन पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में हर एक क्लाइंट के लिए एक डेडिकेटेड ब्रोकरेज और बैंक अकाउंट खोला जाता है. तो एवरी क्लाइंट्स अकाउंट इज हेल्ड सेपरेटली. एंड जो पीएमएस प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशंस. वो एक एग्जिस्टिंग पीएमएस कंपनी इंडिया में. स्टेलर वेल्थ पीएमएस इज द नेम ऑफ द पीएमएस प्रोडक्ट. उसमें गुरमीत चड्डा, हु इज द सीआईओ ऑफ कंप्लीट सर्कल, ही इज द फंड मैनेजर. उनकी और मेरी थिंकिंग प्रोसेस, फिलॉसफी, हमारा इंडिया पे बुलिशनेस काफ़ी सिमिलर है. तो हमने साथ में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया. आई एम एक्टिंग एज द इक्विटी एडवाइजर टू द इन्वेस्टमेंट कमिटी एट कंप्लीट सर्कल. एंड हमारे सोच विचार काफ़ी मिलते हैं, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स बिटवीन द इंडिया फंड एंड द पीएमएस ओवरलैप करते हैं. एंड आई थिंक हमारी टाइमिंग ऑफ द लॉन्च काफ़ी लकी रही, अनफॉर्चुनेट रही हमारे लिए, क्योंकि हमने कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया और उसी समय इन आर व्यू एक नया स्मॉल कैप मिड कैप बुल रन शुरू हो गया है. सो आई थिंक द नेक्स्ट फ्यू इयर्स लुक वेरी प्रॉमिसिंग फॉर अस. राइट सर, थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर्स को हेज फंड के बारे में और बताइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो हम सबने यहाँ पे इंडिया में बहुत सुना है, लेकिन हेज फंड आते ही हमें लगता है कि ओके ये कुछ नया प्रोडक्ट है, ये कैसे काम करता है, क्या इंडियंस के लिए अभी एक्सेसिबल है या नहीं, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा. इंडियंस के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल है. इंडिया में हम हेज फंड्स को बुलाते हैं AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. उसके लिए टिकट साइज आई थिंक मिनिमम 1 करोड़ रुपीज़ है, एंड दैट इज अवेलेबल ओनली टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. सो जस्ट लाइक इन ए म्यूचुअल फंड हज़ारों लाखों निवेशक का पैसा एक सिंगल अकाउंट में पूल हो जाता है, वैसे ही हेज फंड एंड AIF या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का पैसा इकट्ठा होके एक सिंगल पूल्ड अकाउंट में इन्वेस्ट होता है. दैट्स एंड दोनों अकाउंट्स में, दोनों बिजनेसेस में, हेज फंड्स एंड AIF में प्रॉफिट शेयरिंग होती है ओवर हर्डल रेट. राइट सर, इसमें रिस्क इन्वॉल्व कितना रहता है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड्स? क्या वो भी सेम रहता है या थोड़ा हाई या लो रहता है? आई वुड से हायर, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में बाय नो एज पर सेबी मैंडेट्स कोई भी सिंगल स्टॉक में मोर देन 10% इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता. लेकिन हेज फंड्स में हेज फंड मैनेजर्स एंड AIF मैनेजर्स कैन ऑल्सो टेक वेरी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स. कभी कभी कुछ पोजीशंस 15 से 20% हो जाते हैं ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो, बिकॉज दे बिकम अ मल्टी बैगर. सो इसलिए इसमें रिस्क तो ज़्यादा है, लेकिन हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट है. एंड दिस इज ओनली फॉर सोफिस्टिकेटेड अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स. सो जिन इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी रुचि है, थोड़ा अच्छा खासा बेसिक नॉलेज है अबाउट स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग, और जिनका हायर रिस्क एपेटाइट है, वही उन्हीं के लिए ये प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड हैं. जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड्स are the best bet any day. I think that's one of the best financial products ever invented for the आम आदमी और for the retail investor. क्या बात है सर, ग्रेट. मुझे क्वेश्चन पूछना है, आपने भी बीच में बोला था कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप में जाना ही पड़ेगा, लार्ज कैप में वो 10-15% वाली ग्रोथ से वेल्थ जो है क्रिएट नहीं होगी. मेरा एक कॉन्ट्रा व्यू है इसके ऊपर. अगर हम टॉप 10 लार्ज कैप्स निकाले, अगर उनका पिछला हम देखें 10-20 साल का, 15 साल का भी हम रिकॉर्ड देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करके दिया है लास्ट अगर 15-20 साल की भी बात करें. मैं एक रैंडम थॉट दे रहा हूँ, ये मैं जानना चाहूँगा ऐसा आपकी नज़र में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग एक रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा सा जो है वो डराने वाला लगता है. तो क्या अभी भी आने वाले समय में भी हमारे वही टॉप 5-10 जो लार्ज कैप जो हीरोज हैं अपनी इंडस्ट्री के, क्या अभी भी वो हमें वैसा रन दे सकते हैं, वो 15-20% CAGR वाला रन? I think हर large cap stock Bajaj Finance नहीं बन सकता, to be honest, and there can only be one Bajaj Finance, not a stock recommendation. But the fact is कि beyond a certain size, company की growth rates starts petering down, starts slowing down. So इसलिए आपका return expectations भी adjust होना चाहिए. Large caps में invest करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि during times of sharp market corrections and drawdowns, they help provide stability to the portfolio. So Stellar Wealth PMS में और Stellar Wealth Partners India Fund में भी इसलिए
हम मल्टी कैप अप्रोच फॉलो करते हैं। 70% ऑफ द पोर्टफोलियो तो है स्मॉल कैप मिड कैप में, लेकिन ऑलमोस्ट 1/3 30% ऑफ द पोर्टफोलियो लार्ज कैप्स में भी है। सो हाल ही में हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्ट किया था कुछ महीने पहले टू प्ले दी जियो फाइनेंशियल डी मर्जर। अब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड नहीं करते हैं, हमने उसके रिकॉर्ड डेट के बाद बेच दिया, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज वाज द लार्जेस्ट मार्केट कैप व्हेन वी बॉट इट। सिमिलरली कुछ स्टॉक्स हमारे पीएमएस और इंडिया फंड में 1 लाख करोड़ से ऊपर के हैं या 1 लाख करोड़ के आसपास हैं, तो वो लार्ज कैप भी, मैं तो उसको लार्ज कैप भी कहूँगा। सो एज लॉन्ग एज द ग्रोथ रेट रिमेन्स वेरी हाई, लार्ज कैप्स में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे कंज्यूमर लार्ज कैप कंपनीज हैं या एफएमसीजी लार्ज कैप कंपनीज हैं जो सिंगल डिजिट पे ग्रो कर रही हैं, उसके लिए 70-80 पी मल्टीपल देना वेल्थ क्रिएशन का रेसिपी नहीं है। सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन तब होता है अगर आप कंपनी को एक स्मॉल कैप या मिड कैप स्टेज में आइडेंटिफाई कर लें विथ सेक्टोरल लीडरशिप और सप्लाई साइड डोमिनेंस, वेरी ड्रिवन प्रोमोटर्स, एंड ओवर टाइम ऐसे प्रोमोटर्स की खासियत ये है नीरज कि दे कीप पिवटिंग into adjacent areas, they keep finding newer sources of value creation, and they keep, and ये जो DNA ग्रोथ DNA है इन प्रोमोटर्स का, एक एक्सेल स्प्रेडशीट में आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब ऐसे आपको एग्जांपल समझाता हूँ, एक्चुअली वो बेटर अच्छे समझ में आएगा। सो एस्ट्रल पॉली पूछने वाला था कि एक एग्जांपल देंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, प्लीज। हाँ, तो एस्ट्रल पॉली सीवीपीसी पाइप्स में सेक्टोरल लीडर था, बाद में फिर वो एडेसिव्स में घुस गए, फिर और भी बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स में घुस गए। तो होता क्या है, जैसे जैसे ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंडस्ट्रीज में ये जो मैनेजमेंट्स हैं, जैसे जैसे एडजेसेंट एरियाज में एंटर करते हैं टू लीवरेज दैट एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर बेस, उनकी टर्मिनल वैल्यू बढ़ती जाती है। कोई भी स्टॉक का 70 to 80% वैल्यू रहता है इन द टर्मिनल वैल्यू, विच इज 5 to 10 years आउट इन द फ्यूचर, उसका डिस्काउंटेड वैल्यू उस टर्मिनल वैल्यू। सो ये इन मैनेजमेंट में खासियत ये है कि ये अपना टर्मिनल वैल्यू को एक्सपैंड करते जाते हैं ओवर टाइम, एंड दैट्स व्हाई एनालिस्ट्स इनएविटेबली कीप अपग्रेडिंग द प्राइस टारगेट्स एंड एस्टिमेट्स फॉर दिस कंपनीज, बिकॉज ये इनके इनिशियल एक्सेल मॉडल में था ही नहीं कि ये मैनेजमेंट यहाँ पिवट कैसे कर लिया, इस नए एरिया में कैसे पिवट कर लिया। सो इसलिए आपको स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंडस्ट्रीज में ऐसे मैनेजमेंट्स को ढूंढना है जिनमें ये काबिलियत है, और वो काबिलियत आपको कैसे समझ में आएगी, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एग्जीक्यूशन से ही आपको काफ़ी हिंट्स मिल जाएंगे। और कॉन्फ्रेंस कॉल जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि उनमें मैनेजमेंट काफ़ी हिंट दे देती हैं कि, बिकॉज एनालिस्ट हमेशा ही सवाल पूछते हैं कि आपका नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ या नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ कहाँ से आएगा, तो वहाँ पे मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ता है, और वहीं पे आपको हिंट मिल जाएगा कि मैनेजमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। वाह, आपने बहुत सारी डेटा जो है इस आंसर के अंदर दिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद दी रिलायंस जियो फाइनेंशियल डीमर्जर। हाउ डू यू सी, अभी आपने बजाज फाइनेंस का भी नाम लिया था, तो आप ये कैसे देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट बजाज फाइनेंस पे किस तरीके से आने वाला है? क्या ये बजाज फाइनेंस की जो ग्रोथ हम लोगों ने देखी है उस पर किसी तरह का ब्रेक या एक हिंड्रेंस या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने वाला है, या बजाज फाइनेंस जैसे चलता था वैसे ही चलता रहेगा अगले 10 साल तक? देखिए, पिछले 10 साल में इट हैज नेवर बीन अ गुड वाइज बेट टू बेट अगेंस्ट बजाज फाइनेंस। मैंने भी 1-2 बार ये गलती की पिछले 10 साल में कि मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, अब ये स्पीड में ग्रो नहीं कर सकती, लेकिन मैनेजमेंट ने हमेशा ओवर डिलीवर किया है पिछले 10 साल में। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि आज तक बजाज फाइनेंस इन दी एनबीएफसी इंडस्ट्री, इसको कोई भी इक्वली स्ट्रॉन्ग प्लेयर से फेस टू फेस टक्कर में नहीं आना पड़ा है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बिकॉज ऑफ इट्स पेरेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज, विल एंजॉय a AAA credit rating. They can also get financing at very cheap low interest rates, और एक commodity industry like lending में low cost of funds is a huge competitive advantage. अब HDFC बैंक को देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्री में वो उनका लो कॉस्ट ऑफ फंड्स के वजह से वो लोग प्राइम बोरोवर्स को अच्छे कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स में लोन देकर भी अच्छे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कमा सकते हैं, एंड एट लो रिस्क, राइट? सो बजाज फाइनेंस भी आज तक यही कर रहा था, अच्छे क्वालिटी बोरोवर्स को विद गुड सिविल स्कोर्स लोन देकर अच्छे मार्जिन्स कमा रहा था। लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज थ्रू जियो फाइनेंशियल will be targeting the same set of customers like Bajaj Finance at a possibly lower cost of funds advantage. तो इसलिए बजाज फाइनेंस को बहुत strong competition मिलने वाला है, and it's going to be a very exciting battle, good for the consumers but probably not so good for the investors, because मैं हमेशा कहता हूँ competition acts as friction for value creation. जितना competitive intensity बढ़ेगी कोई इंडस्ट्री में, उतना ही wealth creation में बाधा आएगी. But
Bajaj Finance has got a stellar track record, excellent track record actually. So, it would be interesting to see how they, come face to face with Jio Financial and actually, withstand the competition. काफी जबरदस्त competition होने वाला है दोनों के बीच में. ग्रेट. बात करते हैं कुछ डिफरेंट सेक्टर्स की. इस समय कौन सा सेक्टर आपको दिखता है जो ओवरऑल वैल्यूएशन में थोड़ा सा डाउन साइड पे है? मार्केट बिल्कुल मैं बोलूँगा पीक टच करके आ रहा है अभी अपना, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सेक्टर जो आपको लगता हो जिसमें मोर देन 50-60% स्टॉक्स जो है अभी भी डाउन साइड पे ही चल रहे हैं? मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं करना चाहता, मैं ओवरऑल सेक्टर की बात पूछ रहा हूँ आपसे. देखिए, एक महीने पहले तक फार्मा, अगर आप एक महीने पहले ही साल पूछते मैं बोलता फार्मास्यूटिकल्स ऑब्वियसली, बिकॉज उस समय वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हो गए थे 1.5 साल के बेयर मार्केट के बाद. आईटी में अभी भी हेडविंड्स बहुत हैं, केमिकल्स में हेडविंड्स बहुत हैं, टेक्सटाइल्स में हेडविंड्स बहुत हैं. तो आपको रीजनेबल वैल्यूएशंस मिलेंगे ओनली ड्यूरिंग इंडस्ट्री हेडविंड टाइम. जब इंडस्ट्री हेडविंड्स में गुजर रही है तभी आपको रीजनेबल वैल्यूएशंस मिलेंगे. सो आई थिंक फार्मा में तो रिकवरी के संकेत आ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द यूएस जेनेरिक साइड. लेकिन टेक्सटाइल्स, आईटी एंड अदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स लाइक केमिकल्स, यहाँ पे आपको निवेश के मौके मिल सकते हैं. लेकिन अभी भी वैल्यूएशन स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में महंगे हैं. तो आप ये इनमें टाइम करेक्शन आप देख सकते हैं और आपको काफ़ी समय मिलेगा टू बिल्ड अप decent position size in this particular industry. And between textiles, mid-cap IT and specialty chemicals, I would be most bullish on specialty chemicals, क्योंकि IT में काफ़ी disruption आने वाला है because of artificial intelligence. And textiles में तो खैर बहुत ही cyclical industry है, तो आपको western world में क्या हो रहा है उसमें ध्यान देना पड़ता है. लेकिन specialty chemicals, because of China plus one and this mega trend and this multi-year tailwind in place, अगर इस टाइम करेक्शन की वजह से आपको अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हैं तो आपको इस स्पेस बहुत ध्यान से ज़रूर देखना चाहिए. एंड स्पेशली उन प्लेयर्स को देखना चाहिए जो पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स में डील कर रहे हैं, जो इनोवेटर्स के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन्स होल्ड अप कर जाती हैं. वहाँ पे डाउन साइकिल में मार्जिन्स कोलैप्स नहीं करती हैं, मार्जिन स्टेबल रहती हैं, तो आपका प्राइस डिस्ट्रक्शन कम रहता है. लेकिन क्योंकि आपको टाइम करेक्शन मिलता है तो आपको वैल्यूएशंस ओवर टाइम थोड़े कम मिल जाते हैं. तो आपको स्पेशलिटी केमिकल्स ध्यान से देखना चाहिए. राइट. आईटी में आपने जो डिस्कशन किया कि काफ़ी सारे हेडविंड्स जो हैं वो दिख रहे हैं, एक तो आपने एआई का जिक्र किया, और किस तरह के हेडविंड्स जो हैं आईटी सेक्टर के लिए आपको दिख रहे हैं इस समय? सबसे बेसिक हेडविंड इज स्लो डाउन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. सो इंडिया का आईटी इंडस्ट्री इज वेरी, अगर आप ध्यान से हिस्ट्री को ऑब्जर्व करें, इंडियन आईटी इंडस्ट्री इज वेरी क्लोजली correlated to the fortunes of the Nasdaq in the US. So global investors, Neeraj, I'll tell you how they actually operate. मैं previously एक fund manager रह चुका हूँ at a institutional fund. So I'll tell you how institutions actually operate, कैसे operate करते हैं reality में. Institutions in the US take a global call on a single sector. अगर वो US में टेक्नोलॉजी में बेरिश हैं तो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, आईटी सर्विसेज, जिनका कोई लेना देना नहीं है विद दिस प्रोडक्ट कंपनीज और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनीज इन यूएस, उनको भी वो सेल करते हैं. तो वो एक बास्केट कॉल लेते हैं, वो एक थीमेटिक कॉल लेते हैं. और अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से अगर नैस्डैक में कमजोरी आने वाली है तो इंडियन आईटी सर्विसेज में भी नेचुरली, स्टॉक प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, उसमें कमजोरी आनी बिकॉज दिस इज हाउ ट्रेंड्स वर्क. सो ऑल ट्रेंड्स आर ग्लोबल. हम लोग काफ़ी बात करते हैं डीकपलिंग, इंडिया को ग्लोबल कुछ प्रॉब्लम होगा तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है. आज के दिन भी एक्सपोर्ट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो इसलिए हमें हमेशा रियलिस्टिक व्यू पॉइंट लेना चाहिए. भारत पे बुलिश रहो, हिंदुस्तान में बुलिश रहो, लेकिन बी अ प्रैक्टिकल ऑप्टिमिस्ट. दैट्स बी अ रियलिस्ट. बिकॉज लाइक लोग बोलते हैं ओनली ऑप्टिमिस्ट मेक मनी और ओनली पेसिमिस्ट मेक मनी. मैं कहता हूँ ओनली रियलिस्टिक पीपल मेक मनी. सो जस्ट कीप ट्रैक ऑफ द ग्राउंड रियलिटी, और जैसे जैसे फैक्ट्स बदलते जाएं आप अपना व्यू पॉइंट को अपडेट करते जाइए. क्या लगता है सर, मैं थोड़ा और इस क्वेश्चन को डिटेल में लेना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारे हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो आईटी सेक्टर को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन में हैं इस समय. तो ये जो हेडविंड्स हैं ये कब तक आपको लगता है कि गुजर जाएंगी, और कब जो है हमारा जो साइकिल अप ट्रेंड दिखाएगा आईटी में? आपके हिसाब से क्या आप फोर्स ही कर पा रहे हैं इस पर? अगेन हम हिस्ट्री को देखते हैं. सो बेसिकली आप हिस्ट्री में देखिए, जब भी अमेरिका में ईजिंग साइकिल या इंटरेस्ट रेट कटिंग साइकिल शुरू होती है और क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू होती है टू गिव अ फिलिप टू द रियल इकोनॉमी, इंडियन आईटी सर्विसेज उस समय बहुत अच्छा करते हैं. तो आप आराम से वेट कीजिए, वेट फॉर द फेडरल रिजर्व टू पिवट. पिवट का मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना बंद कर दिया उन्होंने, वो पिवट नहीं होता. पिवट वो होता है कि वो अपना क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को भी बंद करें और इंटरेस्ट रेट्स भी साथ में काटें. और फेडरल रिजर्व वो तभी करेगा when there is broad widespread panic in the financial markets.
तभी अब हिस्ट्री वो देखिए अगेन, तो फेडरल रिजर्व तभी क्वांटिटेटिव ईजिंग या इंटरेस्ट रेट कटिंग करते हैं जब पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में तबाही मची हुई है. दैट इज व्हेन यू गेट द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ चीपर वैल्यूएशन, क्योंकि मार्केट के लेवल्स डिप्रेस्ड होते हैं तो आपको चीप स्टार्टिंग वैल्यूएशंस मिल जाते हैं. प्लस अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी भी यहाँ से अब बढ़ने वाली है. सी, स्टॉक मार्केट इज नेवर अबाउट लुकिंग एट द रियर व्यू मिरर, इट्स ऑलवेज अबाउट लुकिंग थ्रू द विंडशील्ड, राइट? सो आपको देखना है कि फ्यूचर ट्रेजेक्टरी कैसी है. ऑल इन्वेस्टिंग इज फ्यूचर इन्वेस्टिंग, अ प्रोबेबिलिस्टिक बेट ऑन व्हाट लाइज अहेड. अगर आपको ये समझ, ये वापस रिपीट करता हूँ, बहुत जरूरी चीज है. ऑल इन्वेस्टिंग इज फ्यूचर इन्वेस्टिंग, अ प्रोबेबिलिस्टिक बेट ऑन व्हाट लाइज अहेड. अगर आप ये समझ गए तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाएंगे. क्योंकि हम बहुत बार रीसेंट प्राइस ट्रेंड्स या स्टॉक प्राइस ट्रेंड्स को देखकर बहक जाते हैं, कैरिड अवे हो जाते हैं, और फिर वहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है, स्पेशली ड्यूरिंग बुल मार्केट्स. क्या होता है नीरज कि हम बुल मार्केट में सिक्लिकल बिजनेसेस, सिक्लिकल इंडस्ट्रीज को सेक्युलर ग्रोथ इंडस्ट्रीज मान जाते हैं क्योंकि उनकी स्टॉक प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं. जब 2017 में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बूम आई थी, तो सडनली बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स आने लगे कि ये अब एक स्ट्रैटेजिक मटेरियल्स कंपनी बन गई हैं, एचईजी या दूसरी जो लिस्टेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कंपनीज हैं. लेकिन इट्स नेवर डिफरेंट दिस टाइम. अगेन स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं था ना, बट दिस इज टू एक्सप्लेन कि डोंट गेट कैरिड अवे बाय स्टॉक प्राइस मूवमेंट इन अ बुल मार्केट और अ सेक्टरल बुल मार्केट. अंडरलाइंग बिजनेस के मॉडल को समझिए, उसके लॉन्ग टर्म स्टॉक प्राइस चार्ट को देखिए, आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि बिजनेस डीप सिक्लिकल है, शैलो सिक्लिकल है, या स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंडस्ट्री है. ग्रेट. एक रिटेल इन्वेस्टर आपके पास आता है, बोलता है कि सर मैंने एक स्टॉक बाय किया था और वो स्टॉक जो है अपने 3 गुना हो चुका है. फॉर एग्जांपल उसने 200 का बाय किया था, वो 600 रुपये का जो है वो हो चुका है. अब पहली बात तो वो इन्वेस्टर अपने आप में बड़ा यूनिक है जिसने इतने समय तक जो है उसको होल्ड करके रखा कि उसे 3 गुने होने दिया. नाउ ही इज इन डाउट कि अब मैं उसे और ज़्यादा अपने पास रखूं या मैं उसे कंप्लीट सेल आउट कर दूं या मैं उसकी ट्रिमिंग करना शुरू करूं. क्या आप उसको गाइडेंस देंगे? इस क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन जो छुपा है वो ये है कि कब हमें अपने स्टॉक्स जो है वो सेल करने चाहिए. लेकिन पहले मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपसे जानना चाहूँगा कि हम उसे और ग्रोथ करने देने चाहिए या फिर हमें बेच के बाहर आ जाना चाहिए, ट्रिमिंग करनी चाहिए, एंड देन क्या वो सिम्टम्स हैं जिसको देख के हम लोग अपने एक स्टॉक को एग्जिट कर सकते हैं. ये मैंने अपनी किताब जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग में एक वाक्य, एक लाइन लिखी थी, वंस यू हैव फाउंड द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स, डोंट किल द गूस. बजाज फाइनेंस 10-12 साल पहले 1000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी थी. आज के दिन बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप कंपनी बन गई है. तो अगर वो निवेशक 1000 करोड़ में मार्केट कैप में लेकर 3000 करोड़ मार्केट कैप में बेच देता, वहां से स्टॉक 100 टाइम्स हो गया, राइट? इट वेंट अप 100x फ्रॉम देयर. So always, like again I go back to my previous statement, all investing is future investing, a probabilistic bet on what lies ahead. Past में क्या हुआ उसको भूल जाइए. Stock, the cost price of a stock becomes irrelevant the moment you buy it. Forget the price you paid for a stock the moment you buy it, because otherwise it will forever affect your judgment. इसलिए आप cost price को कभी देखा ही मत कीजिए, बिजनेस पे फोकस कीजिए. सारे बड़े इन्वेस्टर्स, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, रमेश दमानी, रामदेव अग्रवाल, राकेश जिनवाला, इन सब में खासियत क्या है? इन्होंने हमेशा बिजनेस पे फोकस किया, स्टॉक प्राइस पे नहीं. राकेश जिनवाला की टाइटन की फर्स्ट परचेज थी आई थिंक 30 रुपीज, और उन्होंने सब्सिक्वेंटली 900 रुपये में भी उसे और एवरेज किया, एवरेज अपवर्ड्स 30x देन इज इनिशियल बाइंग प्राइस. आज ही मैं सुबह एक इंटरव्यू देख रहा था ऑफ उत्पल सेठ एंड रमेश दमानी बाय नीरज शाह ऑफ ब्लूमबर्ग क्विंट. उसमें उत्पल जी ने ये एग्जांपल दिया था कि हाउ राकेश जी यूज्ड टू इन्वेस्ट. जैसे जैसे उनका कन्विक्शन बढ़ता जाता था ऑन अ कंपनी बिकॉज ऑफ ग्रेट एग्जीक्यूशन, वो फ्यूचर पोटेंशियल को देखते थे और एवरेज अपवर्ड करते थे. दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ग्रेट इन्वेस्टर्स. क्योंकि अगर आप एवरेज अपवर्ड नहीं करेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू बिल्ड अ वेरी sizable allocation or very good percentage of your portfolio in a particular stock. तो आपको ये एंकरिंग बायस अवॉइड करना पड़ेगा और आपको फ्यूचर की तरफ देखना पड़ेगा. एंड अगर हाँ, आपने पूछा कि किस कंडीशन में बिजनेस को स्टॉक को बेचना चाहिए, वो भी बहुत सिंपल है. कोई ग्रॉस कैपिटल मिस एलोकेशन अगर हो जाए बहुत साइजेबल, तो उस केस में आपको स्टॉक बेच देना चाहिए. यहाँ पे मैं एग्जांपल साथ साथ चाहूँगा जैसे ग्रॉस कैपिटल मिस एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक एग्जांपल मिले किसी कंपनी ने ऐसा हमारे देश में, आपने कोई एग्जांपल अगर दे पाए जो नॉन एग्जांपल हो, तो काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे इससे.
मैं देखिए कंपनी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं आपको नंबर्स के साथ समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे, बहुत सिंपल है एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन। सो आपको आपका बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट में तब बनता है जब आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तक जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे इंडियन प्रमोटर्स में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है नीरज, की उनको वेल्थ क्रिएशन या वैल्यू क्रिएशन पे फोकस नहीं करना है, उनको एक बड़ा एम्पायर, एक बड़ा राज्य बनाना है। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, इन देयर हाई आरओसी बिजनेस, हाई मार्जिन प्रॉफिटेबल बिजनेस, जब वो अच्छे खासे स्केल में पहुंच जाता है और वहां पे ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग शेयर बायबैक्स और डिविडेंड पे आउट्स, ये कंपनीज वैल्यू डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, विच मीन्स दे गेट इनटू लो आरओसी प्रोजेक्ट्स, लो आरओसी बिजनेसेस, जिसमें स्केल तो काफी बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन एविएशन, एयरलाइन बिजनेस खोल लिए, या टेलीकॉम बिजनेस खोल लिए, या कोई फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोल लिए, ग्लैमर, ये ग्लैमर से आकर्षित होकर ये लो आरओसी बिजनेस में घुस जाते हैं। और जब भी कोई बिजनेस हाई आरओसी से लो आरओसी में जाती है, उसका वैल्यूएशन डी रेटिंग हो जाता है, उसकी वैल्यूएशन मल्टीपल मार्केट कम कर देता है। इसकी वजह से शेयर होल्डर्स को बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए आप हमेशा ट्रेजेक्ट्री ऑफ द आरओसी पे फोकस कीजिए। जैसी मैनेजमेंट ये वैल्यू डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में घुसने लगे, तो आपको उस समय स्टॉक से निकल जाना चाहिए ना। अगेन, जब मैं ग्रॉस कैपिटल मिस एलोकेशन का बात करता हूँ, सो द साइज इज वेरी रेलेवेंट। मान लीजिए कंपनी का ग्रॉस ब्लॉक है, फिक्स एसेट्स है 1000 करोड़, वो 1000 करोड़ का लो आरओसी बिजनेस में का इन्वेस्टमेंट करके लो आरओसी बिजनेस में घुसता है, दैट्स ग्रॉस कैपिटल मिस एलोकेशन। लेकिन अगर 1000 करोड़ के फिक्स एसेट्स पे कंपनी से 50 करोड़ का एक एक्सपेरिमेंटल बेट कर रहा है ऑन अ लो आरओसी बिजनेस, आप उसे तब भी उसको थोड़ा टाइम दे सकते हैं। यू कैन बी पेशेंट विद सच मैनेजमेंट। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। सो 1980s में कोको कोला, इसका हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बिजनेस, द सिरप बिजनेस, उनका जो सीक्रेट सिरप फॉर्मूला है, वो जो बिजनेस है वो बहुत हाई मार्जिन बिजनेस था। लेकिन फिर 1980s में कोको कोला घुस गया मूवी प्रोडक्शन में, श्रिम्प फार्मिंग में, और दुनिया भर के अटपटे बिजनेसेस में घुस गया उसके वजह। लेकिन तब भी शेयर होल्डर्स को कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मोर देन 90% ऑफ द बिजनेस वाज स्टिल इन द हाई मार्जिन हाई आरओसी कोर बिजनेस। सो इसलिए वहाँ पे शेयर होल्डर्स को नुकसान नहीं लगा। तो इसलिए साइज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कैपिटल मिसएलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, कोई भी कंपनी 100% परफेक्ट नहीं होती, कोई भी कंपनी 100% बैड नहीं होती। Investing is all about shades of gray. It's all about probabilities. In investing, we all have to live with the risks we can understand. मैं फिर से दोहराता हूँ, in investing, all of us have to live with the risks we can understand. That is what actually investing is in reality. That's it. हर कंपनी में कोई ना कोई रिस्क होगी, हर कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। क्या आप उस प्रॉब्लम्स और रिस्क के साथ जी सकते हैं? और आर दोज रिस्क एंड प्रॉब्लम्स कैप्चर्ड इन द करंट स्टॉक प्राइस? इफ यस, यू मेक अ प्रोबेबिलिस्टिक बेट कि यहाँ से प्रॉस्पेक्ट्स अगर इंप्रूव होने वाले हैं तो यहाँ से अच्छा पैसा बन सकता है। दैट्स इट। राइट सर, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स से मैं बातचीत करता हूँ, उनके इंटरव्यूज़ लेता हूँ, सबके पास कोई ना कोई एक ज़बरदस्त मल्टी बैगर स्टॉक रहा होता है जिन्होंने उनके रिटर्न्स बहुत बढ़ाए होते हैं। तो आप कुछ अगर मेंशन करना चाहें, कोई ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक जो आपने सही समय पे जिस पे आपने एंट्री ले ली हो, उसने फिर आपको ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हों, अगर आप बताना चाहें तो प्लीज़। ज़रूर। सो पहली बात तो, जब हम कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वी कैन नेवर से विद सर्टेनिटी और गारंटी कि ये बड़ा मल्टी बैगर बनने वाला है, क्योंकि अगर वैसा होता तब तो हम 50% या 100% अपने पोर्टफोलियो उसमें डाल देते। जब मैंने 2020 में राज रतन ग्लोबल वायर एक माइक्रो कैप कंपनी को खरीदा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरी जिंदगी की सब पहली 20 बैगर बन जाएगी। वो स्टॉक 20 गुना बढ़ गया 2 साल में। लेकिन जब मैंने इन्वेस्ट किया था, तब तो मुझे पता नहीं था कि वो ये 20 गुना बढ़ने वाला है 2 साल में, नहीं तो मैं पूरा का पूरा पैसा उसी में डाल देता। इसलिए हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, एक बास्केट बनाते हैं 20 से 25 स्टॉक्स का, एंड वी ओपन आवरसेल्व्स अप टू सेरेंडिपिटी एंड गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून, कि भाई इनमें इन 25 स्टॉक्स में से अगर 3 या 4 5 गुना 10 गुना 20 गुना हो जाएं ओवर द नेक्स्ट 10 years, तब ओवरऑल पोर्टफोलियो CAGR काफी बढ़िया बैठ जाता है। सो दिस इज हाउ मल्टी बैगर्स एक्चुअली हैपन इन रियलिटी। हम शुरुआत करते हैं विद 2 to 3 year व्यू, अगले 2 से 3 साल कैसे लग रहे हैं, और फिर हम वी कीप असेसिंग अलोंग द वे कि मैनेजमेंट डिलीवर कर रहा है कि नहीं, फ्यूचर इंडस्ट्री पोटेंशियल कैसी है, अच्छी है कि नहीं, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स क्या नए आ रहे हैं। वी कीप इवैल्यूएटिंग
and that is what gives you the conviction to hold on, because to have a 10 bagger in your portfolio you have to hold on to a 10 bagger in your portfolio. प्रॉब्लम ज़्यादातर न्यू इन्वेस्टर्स की है कि जैसे ही डबल या ट्रिपल होता है हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो जल्दी जल्दी पैसा बन गया, लेट्स बुक प्रॉफिट्स. बट अगर आप एक अच्छे क्वालिटी बिजनेस को लो मार्केट कैप में बेच दी, स्मॉल कैप मिड कैप स्टेज में, तो यू कैन नॉट रियली मेक इट बिग इन लाइफ थ्रू द स्टॉक मार्केट. आपको अगर बड़ा सक्सेसफुल बनना है स्टॉक मार्केट में, तो यू हैव टू हैव दोस 10 to 20 बैगर्स, अ फ्यू ऑफ देम इन योर लाइफ टाइम. राइट. सर वापस आते हैं उस सवाल पे जब आप बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें होने पे हमें स्टॉक से जुदा हो जाना चाहिए. जैसे आपने एक बताया कि ग्रॉस कैपिटल मिस एलोकेशन हो जाए तो हमें हट जाना चाहिए, और क्या कुछ ऐसे बेंचमार्क्स हैं जिनको देखते ही रेड फ्लैग होना चाहिए और हमें साइड हट जाना चाहिए उनसे? दो और. सो एक है, सबसे बड़ा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क. अगर मैनेजमेंट शोज अ लैक ऑफ इंटीग्रिटी बाय ट्राइंग टू शॉर्ट चेंज द शेयर होल्डर्स, दैट्स अ क्लियर रेड फ्लैग. एग्जाम्पल देता हूँ विदाउट नेमिंग द कंपनी. सो एक कंपनी ने अपना एक क्राउन ज्वेल बिजनेस बेचा और सारे शेयर होल्डर्स को एक्सपेक्टेशन था कि बहुत बड़ा स्पेशल डिविडेंड मिलेगा, लेकिन डिविडेंड के बदले में मिला पीनट्स. दे गॉट अ टाइनी डिविडेंड. मैनेजमेंट बेसिकली kept all the money with themselves. So that's a clear red flag, right? Because markets valuation उन companies को देती हैं who put the capital or the cash to work, who don't let cash sitting on the balance sheet, because cash is basically earning you almost nothing, right? So अगर कोई कंपनी शेयर होल्डर्स के साथ वेल्थ शेयर नहीं कर रही है, दैट्स अ क्लियर रेड फ्लैग. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सेकंड रीजन फॉर सेलिंग. थर्ड रीजन फॉर सेलिंग, अगर वैल्यूएशंस एब्सर्ड हो जाएं, जो स्टेज 3 में होता है, वैल्यूएशंस एब्सोल्युटली एब्सर्ड हो जाते हैं, यू कैन नॉट जस्टिफाई देम इवन 5 years आउट. जैसे जैसे बुल मार्केट मैच्योर करता है, एनालिस्ट 1 year फॉरवर्ड से फिर जाते हैं 2 year फॉरवर्ड में, 3 year फॉरवर्ड में, 4 year फॉरवर्ड में, फाइनली 5 year फॉरवर्ड. उसके बाद वो लोग DCF में चले जाते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 20 years में चले जाते हैं. जैसे 2021 में हमने देखा था कुछ न्यू एज कंपनीज की 2047 तक की DCF चल रही थी रिसर्च रिपोर्ट्स में. तो बेसिकली DCF इज द लास्ट रेफ्यूज फॉर एनालिस्ट वेयर देयर इमेजिनेशन कुड नॉट रियली गो प्रीवियसली. सो बेसिकली जब सारे रास्ते फेल हो जाते हैं तो एनालिस्ट लोग DCF में आ जाते हैं. लेकिन द फैक्ट इज कि आपको वैल्यूएशंस में ध्यान देना चाहिए. एंड अगर आपके कोई स्टॉक्स एब्सोल्युटली ओवरवैल्यूड हो जाए, 100-150 P या 200 P मल्टीपल पहुंच जाए ऑन अ 1 year फॉरवर्ड बेसिस, आई थिंक यू हैव टू टेक अ डिस्पैशनेट कॉल एंड एग्जिट. एंड आई डू अंडरस्टैंड कि यस, कभी कभी कुछ स्टॉक्स 50 से 100 से 150 200 तक भी जाते हैं. तो कुछ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं अभी आंसर कर देता हूँ. बहुत लोग को जानना चाहते हैं कि भाई गौतम सर, कि अगर ये वैल्यूएशन एक्सपेंड करता जाता है, हम अगर वैल्यूएशन में नहीं बेचना चाहें, तो हाउ डू वी रियली होल्ड ऑन to capture the bulk of these returns in a stock which is going from fair valuation to expensive to super expensive to absurd. ये पूरा bulk of the move हम लोग कैसे कैप्चर करें, उसके लिए भी तरीका बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तो बेसिकली उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स. आपको सीखना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मार्केट में देखिए अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो हर चीज़ मुमकिन है. देखिए अगर आप यू कैन मेक यूज़ ऑफ अ ब्रेक ऑफ अ मूविंग डे एवरेज लाइक अ 50-day मूविंग एवरेज or a 200-day moving average, or make use of a trading indicator called VStop, volatility stop, in a program called TradingView. That's free for everyone to use. So आप पढ़िए, मार्क मिनाविनी की किताबें पढ़िए. मार्क मिनाविनी इज अ वेरी फेमस ट्रेडर इन द USA, एंड और भी बहुत सारे फेमस ट्रेडर्स हैं अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया में भी हैं काफ़ी अच्छे. उनके बारे में पढ़िए, वो क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो सीखिए. बिकॉज जब आप टेक्निकल्स को फंडामेंटल के साथ कंबाइन करते हैं, तो even though you may not be using them at the point of entry, but at the time of exit, ये आपको help करता है to optimize your returns. कुछ साल पहले जब ये amine players, Balaji Amines and the other amines company, when they started moving up a lot, cheap valuation से fair valuation से expensive valuation से absurd valuation पहुंच गए. So उस समय अगर आप जल्दी बेच देते because of valuation concern, तो आप वो बड़ा multiplier return नहीं कमा पाते. वहाँ पे using some technical rules in place would have helped you capture the bulk of that up move. राइट. सर एक मैं कंपनी स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा, और ये हम एजुकेशन पर्पस के लिए करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं. ITC में भी रिसेंटली एक जो है इवेंट हुआ है कि उन्होंने अपने होटल के बिजनेस को डीमर्ज किया है, राइट. और आज ही मेरे ख्याल से न्यूज़ आई है, शायद फॉर एवरी 10 shares वी विल बी गेटिंग 1 share ऑफ द होटल कंपनी, राइट. सो नंबर 1, हाउ डू यू सी इट
क्यों, क्या कारण आपको लगता है कि मैनेजमेंट के माइंड में रहा होगा, या उन्होंने जो कुछ समझाया हो, आपके पास उसका आइडिया हो, तो आप क्या समझाना चाहेंगे कि क्यों ऐसा करना ज़रूरी हो गया था, या किसी कारणवश किया है? क्योंकि अगर हम बर्कशायर की बात करते हैं तो वॉरेन बफेट साहब तो कभी भी अपने बिजनेसेस को या अपने शेयर को जो है वो तोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस जो उन्होंने हमेशा बताए हैं। आपको क्या लगता है कि आईटीसी में ऐसा क्या हो गया था कि उन्हें होटल के बिजनेस को डीमर्ज करना पड़ा होगा? भरत शाह ने बहुत ही अहम मुद्दे की बात कही थी बहुत साल पहले, जो मुझे याद है आज तक, कि जब भी कोई कंपनी के अंदर एक अच्छा बिजनेस और एक खराब बिजनेस होता है, तो हमेशा खराब बिजनेस का वैल्यूएशन प्रिवेल करता है और उस कंपनी को मिलता है व्हाट इज नोन एज अ कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट। तो दिस इज द रीजन व्हाई कंपनीज डू डीमर्जर्स और स्पिन ऑफ्स टू इम्प्रूव देयर वैल्यूएशंस इन द मार्केट। जैसे ही एक बिजनेस में जो लो आरओसी वैल्यू डिस्ट्रक्टिव बिजनेस है या हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जैसी वो डीमर्ज हो जाती है टू अ सेपरेटली लिस्टेड एंटिटी, तो जो बैलेंस बिजनेस है, जो हाई मार्जिन हाई आरओसी बिजनेस है, उसको शानदार वैल्यूएशंस मिलते हैं। और जो लॉस मेकिंग खराब बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जो है, उसको भी कुछ वैल्यूएशन मिल जाता है मार्केट में। अगर लॉस मेकिंग कंपनी है, उसको नेगेटिव वैल्यूएशन तो मिलती नहीं है, उसको हम लोग प्राइस टू सेल्स या मार्केट कैप टू सेल्स का मल्टीपल दे देते हैं। तो इस हिसाब से शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन होती है। सो द की रीजन बिहाइंड दिस मूव बाय आईटीसी इज टू डू वैल्यू क्रिएशन for shareholders by improving the valuations of the listed entity while getting some valuation for the hotels business. That is basically why companies do demergers. Now, again, not a stock recommendation. राइट, एग्जैक्टली। एज अ शेयर होल्डर हमें इस पर खुश होना चाहिए कि हमारे पास जो आईटीसी नाम का एक स्टॉक है उसको शायद री रेटिंग मिले, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने अपना एक लो आरओसी बिजनेस जो एग्जिट कर दिया, या हमें दुखी होना चाहिए कि नहीं भाई अब तो और ज़्यादा जो है बेकार दिन आने वाले हैं आईटीसी के? नहीं, तो अगर खराब बिजनेस निकल गया है तो एज आईटी शेयर होल्डर तो यू शुड बी हैप्पी, राइट? यूल बी नाउ एज अ शेयर होल्डर यूल बी होल्डिंग अ गुड बिजनेस with one of the bad businesses demerged. अभी भी 2-3 और businesses हैं जो low ROC businesses हैं ITC के अंदर, but this is a good starting point for from a shareholder's perspective. Right. FIIs को अगर हम देखें तो वो पूरा इस समय ऐसा लग रहा है कि वो सेलिंग मूड में है, एंड जो डेटा मेरे पास आया है $40 बिलियन इन द लास्ट 12 मंथ्स जो है उन्होंने बेचे हैं, राइट? एंड इंडिया में भी आउटफ्लो आपको देखने को मिले बड़े ज़बरदस्त, और रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो कॉन्ट्रेरी चल रहा है, रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। तो कुछ ऐसा है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को पता है और FIIs को नहीं पता है? आई थिंक अगेन जहाँ तक FIIs का सवाल है, वो लोग अभी भी बास्केट सेलिंग के मोड में है, एमर्जिंग मार्केट से सेल आउट कर रहे हैं, क्योंकि एमर्जिंग मार्केट फंड्स में आज के दिन भी चाइना एंड ताइवान आर द मेजॉरिटी वेट इन द EM बास्केट। तो जब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एमर्जिंग मार्केट फंड बेचता है बिकॉज ऑफ कंसर्न्स अराउंड चाइना एंड ताइवान, तो इंडिया को भी ज़बरदस्ती बेचना पड़ता है। इसलिए ये सेल फिगर हमें देखना पड़ता है। जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर से सवाल है, आई थिंक द मोस्ट प्रीवियस monthly SIPs in India have crossed 15,000 crores. If you analyze that, reaching almost 2 lakh crores of just SIP money. This is sticky money. ये पैसा वो है जो काफ़ी लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है। इसलिए इंडियन मार्केट जितने स्ट्रॉन्ग रहे हैं, एंड आई थिंक ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर्स को कुछ नया डिस्कवर हुआ है। इट्स बिकॉज आफ्टर द पैंडेमिक काफ़ी लोग घर पे थे, डिजिटल बूम हुआ था, काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी थी अबाउट फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। उसकी वजह से पार्टिसिपेशन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट खूब तेजी से बढ़ रहा है। आप देखिए ना, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स पिछले 4 साल में 3.5 करोड़ से 12 करोड़ हो गए हैं। दैट इज रैपिड ग्रोथ, राइट? सो दैट जस्ट शोज कितने सारे लोग स्टॉक मार्केट्स में एंट्री कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री। बट आई थिंक जो यूनिक डीमैट होल्डर्स हैं, आई थिंक वो 6.5-7 करोड़ के आसपास ही हैं। करेक्ट, एग्री। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जो ये न्यू एज बिजनेस है, अभी जब न्यू एज की बात चली तो जो न्यू एज बिजनेस है, नए स्टार्टअप्स जो लिस्ट हुए हैं आजकल, सब प्रॉफिटेबिलिटी, अचानक से सब में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो दिखाई देने लग गई है। तो इसमें आपका क्या टेक है? क्योंकि अभी आपने बताया कि आप उन बिजनेस के साथ रहना पसंद करते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल हो। तो ऐसे बिजनेसेस हो गए हैं, कईयों को शायद 10 साल भी हो गए हों, 7-8 साल हो गए हों, हाँ लिस्टेड जब वो बने तो उसके बाद शायद 1-2 साल ही हुए हैं। ऐसे न्यू एज बिजनेसेस पे आप कैसे जो है देखते हैं, या आपकी क्या बेट रहती है ऐसे बिजनेसेस के ऊपर? देखिए, इन इन्वेस्टिंग द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी डज नॉट काउंट, जैसे वॉरेन बफेट साहब ने कहा है। यहाँ पे जितना आप आसान इन्वेस्टमेंट थीसिस ढूंढेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ यू मेकिंग अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। एंड स्टॉक मार्केट में खास बात ये है नीरज, कि फॉर एवरी स्टॉक इन द मार्केट
there are a set of investors ready to buy that particular stock. So new age companies के लिए एक certain set of investors हैं जो ready हैं to buy them. हम जैसे conservative investors के लिए एक अलग set of companies हैं which we are ready to buy. So that is the beauty of the market. That is the beauty of a free market which is driven by demand and supply. हर stock की demand है and at the same time हर stock के लिए एक separate set of investors है जो उसको पसंद करते हैं. So इन सब companies में देखिए again stock recommendation नहीं है, but जब आप इन companies को देखते हैं like PB Fintech या Paytm, any company which has access to a large amount of consumer behavioral data, that's like a gold mine which only gets better with time, right? So इन companies को कभी underestimate करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये companies इस consumer data को leverage करके नए नए products और नए innovations ला सकते हैं और उससे value creation shareholders के लिए over time हो जाता है. So इसलिए इन companies को underestimate तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. इनकी valuations बहुत ज़्यादा महंगी है, इसलिए हम इसमें invested नहीं है. लेकिन इनमें से एक या दो कंपनीज, जैसे 2000 टेक बबल बर्स्ट के बाद Amazon निकला था और कुछ और बड़ी टेक कंपनीज निकली थी. आफ्टर एवरी बिग बस्ट, एवरी बिग क्राइसिस, 2 या 3 कंपनीज उभर के आती हैं जो डोमिनेंट बन जाती हैं एंड हु गो ऑन टू क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स ओवर टाइम. आई थिंक इंडियन न्यू एज लिस्टेड स्पेस में भी यही सेम चीज़ होने वाली है कि 2 या 3 कंपनीज बड़ी मल्टी बैगर्स बनेंगी, लार्ज कैप्स भी बनेंगी ओवर टाइम. लेकिन आज के दिन बहुत मुश्किल है बताना कि वो कौन होंगी. अगेन दैट इज वाई यू डाइवर्सिफाई. और अगर आपको इन्वेस्ट करना है, यू टेक अ बास्केट अप्रोच, इन्वेस्ट इन 4 to 5 सच स्टॉक्स एंड देन जैसे जैसे एग्जीक्यूशन आता जाए वैसे वैसे आप एवरेज अपवर्ड्स करते जाइए. राइट. अब पेंट सेक्टर की बात करते हैं. शेरविन विलियम्स का नाम जो है मुझे टीम ने बताया कि लार्जेस्ट पेंट कंपनी है यूएस में, और इंडिया में $1 बिलियन इन्होंने जो है वो खर्च करे अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, बट ये फेल रहे. और अब हमें दिख रहा है कि ग्रासिम जो है वो 10,000 करोड़ के आसपास जो लगा के पेंट इंडस्ट्री में आ रही है. तो सबसे पहले अभी हम जो कैपिटल एलोकेशन की बात कर रहे थे, उस स्केल पे ग्रासिम का ये डिसीजन आपको क्या लगता है? इज इट अ मिस एलोकेशन और इज इट इन द राइट डायरेक्शन? Again, I'll repeat, investing is all about the future trajectory of the ROC, return on capital employed. ग्रासिम आज के दिन लो ROC बिजनेस है, पेंट से हाई ROC बिजनेस होता है क्योंकि काफ़ी एसेट लाइट बिजनेस होता है, इसलिए ग्रासिम इस बिजनेस में आ रहा है. इट्स अ गुड स्टेप फ्रॉम अ कैपिटल एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर कंपनी की ROC इंप्रूव होगी तो उसकी वैल्यूएशंस भी इंप्रूव होंगे मार्केट में. राइट. एंड जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं एशियन पेंट्स और बर्जर, एट प्रेजेंट आपको लगता है कि उन पे कॉम्पिटिटिव प्रेशर आया है? एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो एट प्रेजेंट तो नहीं आया है, लेकिन आपको मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन कॉन्फ्रेंस कॉल्स and the reported numbers and the reported return ratios and more importantly the working capital cycle, उसके चेंजेस को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे हर क्वार्टर तो आपको अनुमान लग जाएगा कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है या नहीं. आई गो बाय बेसिकली आई लाइक टू गो बाय द नंबर्स रादर देन नैरेटिव्स. पहले भी आपने जैसे आपने कहा काफ़ी बड़े MNCs आए, लेकिन एशियन पेंट्स को और बर्जर पेंट्स को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके. हमें हार्ड नंबर्स को देखना चाहिए और ट्रेजेक्टरी को देखना चाहिए कि नंबर्स पे क्या असर पड़ रहा है कि नहीं. लेकिन ये वही बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल वाली केस है कि कंपटीशन विल एक्ट एज फ्रिक्शन फॉर वैल्यू क्रिएशन. सो हो सकता है एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के स्टॉक्स टाइम करेक्शन में चले जाएं एंड दे वेट फॉर द इवेंट्स टू अनफोल्ड फॉर दिस न्यू कंपटीशन. एंड देन जैसे ही मार्केट को समझ में आएगा कि नहीं एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स अभी भी उतने मजबूत हैं, फिर उनके वैल्यूएशंस को रीरेट करके फिर से ऊपर ले जाएंगे शायद. तो आपको अल्टीमेटली थोड़ा डायनेमिक फ्लूइड सिचुएशन है, आपको पूरा ऑन द ग्राउंड रियलिटी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और ट्रेंड्स को मॉनिटर करने पड़ेंगे. राइट. सर, हमने आपकी बुक भी पढ़ी है, काफ़ी सारे ऑडियंस हमारे पढ़ी होगी, एंड एटलीस्ट मुझे पक्का पता है खरीद तो सबने ली होगी, पढ़ी बहुत कम लोगों ने होगी, तो होगी सबके पास जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग. मैं आपका थॉट प्रोसेस भी हमें समझ आता है. आप हमारे पास दूसरी बार हम दूसरा एपिसोड जो है कर रहे हैं, आप और भी बहुत जगह पे जाते हैं, एपिसोड आपके शोज आते हैं. लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप पर्सनल लेवल पे एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं? डेट और कैश का क्या रोल रहता है आपके पोर्टफोलियो में? तो 100% ऑफ माई पर्सनल इक्विटी एलोकेशन इज इन्वेस्टेड इन थ्रू माई इंडिया फंड. इंडिया फंड में मैंने इनिशियली जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, दैट्स माई एंटायर इक्विटी एलोकेशन. उसके अलावा आई केप्ट सम कैश इन माई चेकिंग्स अकाउंट इन द US टू कवर द नेक्स्ट 5 years लिविंग एक्सपेंसेस. एंड उसके अलावा मेरा जो घर है अटलांटा में. सो these three I would say are basically my net worth, my home, my equity through my India fund, and some cash in the checkings account. So I've kept my life very very simple, and I think simplicity is the key, is the key to a very peaceful life. जितना हम अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना ही पीस ऑफ माइंड हमारी खराब होगी. तो जस्ट सिंप्लीफाई. राइट. तो नो डेट, नो गोल्ड,
No other instruments for investing? For myself, no. But I think, over time, it's not a bad idea to have some, amount of money set aside in fixed income, especially. But I think उसके लिए भी time है. अभी मेरे पास I've got the benefit of age on my side, so I still have a plan to run this fund for the next 20 years. So I think तब उसके बाद I may shift a good chunk to fixed income to derive a steady cash flow. And again, this is personal finance is very personal. So ये blanket advice नहीं है. ये सबकी personal situation अलग होती है. जो लोग लेस रिस्क अवर्स जो रिस्क अवर्स होते हैं उन्हें डेट में ज़्यादा एलोकेशन करना चाहिए, और जिनमें काफ़ी हाई रिस्क एपेटाइट है उन्हें इक्विटी में हाई एलोकेशन रखना चाहिए. लेकिन आप इक्विटी मार्केट में वही पैसा लगाइए जो आपको अगले 5 साल तक दरकार नहीं पड़ेगी, क्योंकि इक्विटी बाय डेफिनेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट. ओवर अ 5 ईयर साइकिल एक पूरा बुल मार्केट एक पूरा बेयर मार्केट साइकिल ब्रॉडली कंप्लीट हो जाता है. पहले तो और लंबा चलता था, बट अब मार्केट साइकिल्स कंप्रेस हो गए हैं काफ़ी. तो 5 साल के अंदर आपको एक बुल मार्केट बेयर मार्केट का पूरा अनुभव हो जाएगा. तो just at least have a 5-year perspective when you're investing in the equity market. Very very important. राइट सर, जब हम वॉरेन बफेट साहब की बात करते हैं तो साथ में चार्ली मंगर जी का नाम भी जो है वो ज़रूर लिया जाता है, और वो हमेशा बोलते हैं इन्वर्ट इन्वर्ट इन्वर्ट. राइट, हमेशा ये देखो कि क्या नहीं करना है और फिर वो मत करो. तो लास्ट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आप इन्वेस्टर्स को बताना चाहें कि वो क्या ना करें. हड़बड़ी ना करें और इम्पेशेंस ना दिखाएं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आयरॉनिकली the way to get rich over the long run is to get rich slowly. In fact, वॉरेन बफेट से जेफ बेजोस ने एक बार पूछा था कि आपका इन्वेस्टिंग का तरीका इतना आसान लगता है सुनने में, तो सब लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं. तो वॉरेन बफेट का जवाब पता है क्या था? वॉरेन बफेट ने जवाब दिया जेफ बेजोस को, लोग इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लो. किसी को भी आराम से आस्ते आस्ते अमीर नहीं बनना है, सबको हड़बड़ी है 5 साल में 10 साल में अमीर बनना है. लेकिन स्टॉक मार्केट में जब तक आप 3-4 बड़े बुल मार्केट्स एक्सपीरियंस नहीं कर लो ओवर 15 to 20 ईयर होराइजन, तब तक आप फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर टू हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर कैटेगरी आप माइग्रेट नहीं कर पाओगे. अगर आपको देखिए, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ प्लेस फॉर जनरेटिंग रेगुलर इनकम और डेली इनकम. स्टॉक मार्केट इज अ वेन्यू फॉर क्रिएटिंग जनरेशनल वेल्थ थ्रू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. दैट इज व्हाट द स्टॉक मार्केट इज. ये एक वेल्थ क्रिएशन का जरिया है. इसको वैसे आप अप्रोच कीजिए, तब आपका माइंडसेट कंप्लीटली बदल जाएगा. और स्टॉक प्राइसेस को भूलकर बिजनेसेस पे फोकस कीजिए. फोकस ऑन द बिजनेस, नॉट द स्टॉक. अगर बिजनेस एग्जीक्यूट करेगा, मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करेगी, अर्निंग्स और कैश फ्लो बढ़ेंगे, तो ओवर द लॉन्ग रन स्टॉक प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है. सर, ये बिल्कुल एक इत्तेफाक है. आज मैंने अपने एक स्टूडेंट को एग्जैक्टली ये लाइन बोली है कि स्टॉक मार्केट रेगुलर इनकम के लिए नहीं होता है, जनरेशनल वेल्थ के लिए होता है. ना आपने वही लाइन जो रिपीट करी, तो मेरा भी जो है फेथ अपनी थॉट प्रोसेस पे और स्ट्रांग जो है वो हो रहा है आपसे बात करके. एंड विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच सर. बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत सिंपल व्यू पॉइंट है आपका. आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स को इस तरह की वीडियोज़, इस तरह की गाइडेंस बहुत हेल्प कर सकती है. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू नीरज. तो आइए बात करते हैं आज के सेशन की समरी की. गौतम जी का कहना है कि जब भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो आपने सबसे पहले उसके बिजनेस को ही, उस बिजनेस को अच्छे से जो है वो समझना है. आपने ये जानना है कि इस बिजनेस के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैसे हैं, और साथ साथ में आपने ये भी जानना है कि इसके फाउंडर्स कितने पैशनेट हैं अपने बिजनेस को लेके. क्योंकि अगर वो पैशनेट होंगे तो बिजनेस जब टॉप कर जाएगा तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं पिवट जरूर करेंगे और अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे. अब बिजनेस को समझने के लिए गौतम सर ने बताया कि आपको एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए, और एनुअल रिपोर्ट्स के साथ साथ अगर आप लोग फुट नोट्स पढ़ पाए तो और बहुत सारा मजा जो है आपको आ जाएगा. साथ साथ में ऑडिटर के कमेंट्स, ऑडिटर की रिपोर्ट में जो उनका ओपिनियन होता है उसको भी हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए. अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले आपको इंडेक्स फंड से शुरुआत करनी चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे आप लोग एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं. एंड देन उसके बाद आप लोगों की लर्निंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तब आप स्मॉल केस जैसे प्रोडक्ट्स और पीएमएस जैसे प्रोडक्ट्स की तरफ जो है जा सकते हैं. यस, इस दौरान अगर आप अपने आप स्टॉक इन्वेस्टिंग सीख जाते हैं, अगर आप ग्रो के चैनल पे बने रहेंगे तो जरूर सीख ही जाएंगे, तो आप खुद भी इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है वो पिक कर सकते हैं. गौतम जी के अकॉर्डिंग हमें एक बिजनेस से तब एग्जिट ले जाना चाहिए जब वहां पे ग्रॉस कैपिटल मिस एलोकेशन हो रही हो. एक अच्छे आरओसीई कमाने वाले बिजनेस से पैसा निकाल के एक कम आरओसीई वाले बिजनेस के अंदर लगाया जा रहा हो, और वो कंपनी का एक सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता हो.
दूसरी बात, अगर कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सवाल उठ रहे हैं तो वहां से आप लोगों को जो है एक बार रिसर्च करके निकल जाना चाहिए अगर वाकई में कॉर्पोरेट गवर्नेंस खतरे में है। तीसरी बात, कभी कभी बहुत सारी कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा अनजस्टिफाइड हो जाती है, उस केस में भी आप लोग जो है एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। और लास्ट में गौतम जी का यही कहना है कि देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे और साथ साथ में आपको एक प्रैक्टिकल ऑप्टिमिस्ट जो है वो बनना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्केट की बात के और एपिसोड्स देखने के लिए हमारी एक स्पेशल प्लेलिस्ट है, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा और स्पॉटिफाई पे भी आप लोग हमारे इस शो को सुन सकते हैं। राइट गाइज, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.